everyone. So today we discuss about free consent. So free consent हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि फ्री कंसेंट क्या होता है. कंसेंट मीन्स क्या होता है कि एग्री होना, कि हमने मान लिया कि हाँ हम रेडी हैं ये करने के लिए. और फ्री कंसेंट यानी कि बिना किसी के इम्पोज के, बिना किसी के फोर्स में आके, किसी के दबाव में आके जब हम एग्री होते हैं तो वो क्या होता है, फ्री कंसेंट. सो जब पर्सन अपने खुद की मर्जी से किसी भी चीज़ के लिए एग्री होता है तो वो क्या आएगा, फ्री कंसेंट के अंडर आता है. कि जब भी कोई एग्री होता है हर चीज़ से फ्रीली, यानी कि उस पर किसी ने कुछ थोप नहीं रखा, कुछ इम्पोज नहीं कर रखा, किसी के फोर्स के अंडर नहीं है वो, तो वो क्या होता है, हमारा फ्री कंसेंट होता है. Section 13 defines consent as two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. कि जब दो या दो से मीन्स ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्ट में अब दो पर्सन्स तो चाहिएंगे, जब दोनों कंसेंट में होते हैं मीन्स दोनों एग्री होते हैं, फ्रीली एग्री होते हैं. और वो कब एग्री हों, कि सेम थिंग को सेम सेंस में समझें, कि जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों उसे सेम सेंस में समझे. जैसे सामने वाला इंटरप्रेट कर रहा है उसे, वैसे ही जो यूज मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा पर्सन है वो भी उसे वैसे ही इंटरप्रेट करे. According to section 14, consent is said to be free when it is not caused by. कि हमारा फ्री कंसेंट का हमने मीनिंग देख लिया कि क्या होता है. जब हम फ्रीली एग्री होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो हमारा फ्री कंसेंट हो जाता है. लेकिन फ्री कंसेंट कब मीन्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कब ये माना जाता है कि वो फ्री कंसेंट है, जब ये 5 पॉइंट्स जो हैं उसके अंडर कंसेंट ना हो. पहला है कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. Coercion. According to section 15, coercion means committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code 1860. कि coercion क्या होता है, कि हम किसी को कुछ करने के लिए या उसे कुछ मीन्स ना करने के लिए किसी पे दबाव डालें, लेकिन वो क्या है, वो दबाव क्या है, फोरबिडन है, यानी कि वो मीन्स एक तरीके से वैलिड नहीं है. ये इंडियन पेनल कोड में आ चुका है इस एक्ट के अंडर कि वो मीन्स ऐसे दबाव डालना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और अनलॉफुल है. अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेनिंग. थ्रेटनिंग मीन्स एक तरीके से धमकी टाइप की, हम किसी को डिटेनिंग एनी अदर पर्सन प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू एंटर इनटू एग्रीमेंट. कि किसी को थ्रेटन करना कि आप एग्रीमेंट में आओ, मीन्स दूसरे पे दबाव डालना, उसे धमकी दे के, उसे थ्रेट करके, ये सब करके जब हम किसी पे दबाव डालते हैं, इम्पोज करते हैं एग्रीमेंट में आने के लिए, तो वो क्या होता है, हमारा कोरिजन होता है. इट इज़ इमैटेरियल वेदर द आईपीसी इज और इज नॉट इन अ फोर्स व्हेन इन अ कोरिजन इज एम्प्लॉयड. कि ऐसा जरूरी नहीं है, मीन्स आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग ये इनवैलिड है, अनलॉफुल है. ये जब भी कोरिजन होता है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट नहीं माना जाता. और अगर हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके अंडर इसेंशियल है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. The threat amounting of coercion need not to necessary from a party to contract. It may also proceed from the stranger to the contract. कि A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो जो थ्रेट कर रहा है या फिर जो धमकी वगैरह दे रहा है वो A ही B को दे या B ही A को दे. कोई अदर पार्टी भी दे सकती है. जैसे C ने बोला कि A जो है अपनी मीन्स लैंड को वो सेल करना चाहता है, तो C जो कहता है वो कहता है कि B को कि आपको इसकी लो मीन्स वो गन पॉइंट पे उसे बोल रहा है कि अगर आपने इसकी नहीं खरीदी तो मैं आपको मार दूंगा. तो अदर पार्टी भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वही दोनों एक दूसरे को थ्रेट करते हैं. कंसेंट इज सेड टू बी कोज्ड बाय कोरिजन व्हेन ऑब्टेन्ड बाय. कि जब हम कब कहते हैं कि ये जो कोरिजन से कंसेंट हुआ है, कि मीन्स थ्रेट करके उन्होंने धमकी वगैरह देके इनसे एग्री करवाया है, ये कंसेंट हम कब मानते हैं, द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड. कि जो इंडियन पेनल कोड ने कोई मीन्स जो फॉरबिडन कर रखा है ऐसा कोई काम कराते हैं, थ्रेट कराते हैं, तब वो कोरिजन होता है. या फिर द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. या फिर जो अनलॉफुल मीन्स जो लॉ के अंडर नहीं आती है, ऐसा कोई डिटेन करता है या थ्रेट करता है उसकी प्रॉपर्टी को. जो हमारा कोरिजन होता है ना उसमें फिजिकल थ्रेट दिया जाता है, ठीक है, मेंटली प्रेशर नहीं डाला जाता, उस पर फिजिकल थ्रेट दिया जाता है कि मार देंगे एंड ऑल. सो फिजिकल थ्रेट में क्या होता है कि आप मीन्स किसी को बोलते हो कि मैं तेरी मीन्स जान पे, जो लाइफ के रिगार्डिंग होते हैं, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग की मीन्स हम आपकी ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपको मार देंगे. वो किस चीज़ के अंडर आता है, फिजिकल थ्रेट के अंदर आता है. इसमें एक केस भी है कि एक वाइफ और एक सन है और उसका हस्बैंड कहता है कि शी डजंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी इन हिज ब्रदर फेवर. कि अगर उसने उसके ब्रदर के फेवर में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की तो वो सुसाइड कर लेगा.
द वाइफ एंड सन एग्जीक्यूटेड द रिलीज ऑफ द डीड अंडर द थ्रेट, कि वो मीन्स डर के मारे या फिर एक उन्होंने धमकी दी, लेकिन वो धमकी किस चीज़ की दी, अपनी जान की दी कि मैं जान दे दूंगा अगर तुमने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, तो वो क्या एक फिजिकल थ्रेट है. हेल्ड द थ्रेट ऑफ सुसाइड अमाउंटेड ऑफ कोरिजन विद सेक्शन 15 एंड द रिलीज डीड एंड देयरफॉर बी वॉइडेबल, कि अब वो जो था ये फ्री कंसेंट नहीं था, उसने थ्रेट के अंदर कराया था, तो ये क्या होता है कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वैलिड नहीं रहेगा. दिस ऑल्सो इज वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी थ्रेट है हम उसे प्रूव कर सके कि वो जो सुसाइड कमिट कर रहा था वो कोरिजन का थ्रेट था. मीन्स हमें ये प्रूव करना होता है कि हाँ हमें थ्रेट दिया गया था, फिजिकल थ्रेट जो भी है, ताकि आगे आप लॉफुल एक्ट ले सको. Undue influence. Second, undue influence. Sometimes a party is compelled to enter into a contract against his will as a result of unfair persuasion by the other party. कि ये क्या होता है कि उसमें भी ऐसे अदर पार्टी या फिर कॉन्ट्रैक्टर खुद आपको क्या कर रहे थे, मीन्स दो कॉन्ट्रैक्ट में है तो दोनों आपके, वो भी उसके ऊपर दबाव डाल सकता है और अदर पार्टी भी डाल सकती है. इसमें क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हो लेकिन आप आना नहीं चाहते, किसी के परसुएशन, यानी कि आप भी इसके अंदर भी आप किसी के दबाव के अंदर आते हो, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या हुआ कि उसमें हम फिजिकल थ्रेट होता था, इसमें मेंटल थ्रेट होता है कि मेंटल स्ट्रेस डालता है सामने वाली अदर पार्टी आपके ऊपर उस एग्रीमेंट के अंदर आने के लिए. Section 16 define undue influence as follows. A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of the other party. ये कह रहे हैं कि undue influence क्या होता है कि वो मीन्स जो पार्टीज के बीच में ऐसी रिलेशन होती है कि जो एक पार्टी है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट करती है, अपना डिसीजन डाल सकती है और सामने वाले को मानना पड़ता है. जैसे आप फादर और सन देख लो, फादर का डिसीजन सन को मानना पड़ता है, फादर डोमिनेट कर सकता है अपने डिसीजन को सन के ऊपर, और सन अपनी विल ना होते हुए भी उसे वो फॉलो करना होता है. uses the position to obtain an unfair advantage of other. इसमें क्या होता है कि एक पार्टी अपनी पोजीशन का यूज करती है, मीन्स जैसे बॉस और एम्प्लॉय ले लो आप, तो बॉस जो भी बोलेगा वो एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, तो वो क्या है वो अपनी पोजीशन का यूज कर रहे हैं. फादर जो है वो डोमिनेंस है, वो मीन्स उनसे बड़े हैं, एल्डर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अपनी पोजीशन का यूज कर रहे हैं. Essentials of undue influence. There are two persons तो होने ही चाहिए. The relations are satisfying between them, कि उनके बीच में एक सही रिलेशन होनी चाहिए. वन मस्ट डोमिनेट द अदर, एक दूसरे को डोमिनेट करता हुआ होना चाहिए, तभी तो वो अपना डिसीजन उसके ऊपर थोप सकता है, एक तरीके से डाल सकता है कि आप अपनी विल ना होते हुए भी उसे करें, तो वो क्या होता है एक डोमिनेट करता चाहिए, एक पार्टी डोमिनेशन में होनी चाहिए. देयर मस्ट बी अनफेयर एडवांटेज मिलने चाहिए. इट इन्वॉल्व्स अ मोरल प्रेशर, कि ये मोरल प्रेशर को इन्वॉल्व करता है कि उसके ऊपर एक मोरल प्रेशर डाला जाता है, मीन्स उसे प्रेशराइज किया जाता है उस एग्रीमेंट के अंडर आने के लिए. देयर इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस बिटवीन द फॉलोइंग पर्सन्स, कि इनके बीच में हो सकता है जैसे प्रिंसिपल और एजेंट. प्रिंसिपल जो है वो एजेंट के ऊपर डोमिनेट करता है. सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट, डॉक्टर एंड पेशेंट, फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट, प्रमोटर एंड कंपनी, मास्टर एंड सर्वेंट एंड स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड डिवोटी. स्पिरिचुअल एडवाइजर क्या होता है कि जैसे ये मीन्स जो अलग अलग तरीके से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, और डिवोटी यानी कि जो उनके भक्त होते हैं, वो जो भी बोलते हैं उन लोगों को वो सही ही लगता है, उनके लिए वही सही है. मीन्स वट एवर दे आर सेइंग इज राइट फॉर द डिवोटी, तो वो उन्हें ही सही समझते हैं. अमंग द फॉलोइंग रिलेशन देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनके बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता. वाइफ एंड हस्बैंड, लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, एंड डेब्टर एंड क्रेडिटर. अब कोरिजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या डिफरेंस है. लॉ डज नॉट प्रिज्यूम कोरिजन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, लॉ प्रिज्यूम कोरिजन अंडर सम सर्कमस्टांसेस. कि लो क्या है वो कोरिजन को तो फिर भी मीन्स पहले प्रिज्यूम कर सकता है, लाइक वो समझ सकता है कि कोरिजन किया जाना, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रिज्यूम करना लो के अंडर समटाइम्स ही होता है, वरना हर बार वो नहीं कर पाता प्रिज्यूम से. मीन्स प्रिज्यूम यानी कि वो मीन्स पहले से ऐसे समझना कि हाँ उस पर थ्रेट डाला गया होगा, अनुमान लगा लेना एक तरीके से. इट मे बी एक्सरसाइज्ड बाय अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, की कोरिजन क्या है वो स्ट्रेंजर से भी डाला जा सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है, जो डोमिनेटिंग पार्टी और वो क्या है उनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, सो ये क्या स्ट्रेंजर नहीं कर सकते. इट इन्वॉल्व्स थ्रेट टू वंस लाइफ और प्रॉपर्टी, कि इसमें क्या होता है कि फिजिकल थ्रेट होता है, और इसमें क्या होता है इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ पोजिशन का, यानी कि मेंटल थ्रेट डालते हैं. इट अमाउंट्स टू कमीशन ऑफ क्राइम, कि कोरिजन को हम क्राइम के अंडर लेके आते हैं, लेकिन इट जो हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस है ये डजेंट अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम पनिशेबल अंडर आईपीसी, कि इसके अंडर लाइक फादर ने सन को कुछ फोर्स किया करने के लिए, तो वो क्राइम के अंडर नहीं आता है. फ्रॉड.
According to section 17, fraud means that include any of those act committed by a party to contract or with the convenience by the agent with the intent to deceive पर्सनस एंटर कॉन्ट्रैक्ट। कि फ्रॉड क्या होता है, हमने सुना नहीं कि ये फ्रॉड कर गए वो, तो फ्रॉड क्या होता है कि जो दो पार्टीज होती हैं वो सामने, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को मीन्स उसका फ़ायदा उठाने के लिए, उसको डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए ही, मीन्स पहले से ही उसकी इंटेंशन होती है उसे डिसीव करने की, एक पार्टी की दूसरी पार्टी को, वो क्या होता है, फ्रॉड होता है। कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं बट एक पार्टी की इंटेंशन है दूसरी पार्टी को डिसीव करने की। द सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू, कि जो भी वो फैक्ट रखता है वो ये इस तरीके से रखता है कि ये ट्रू है बट रियलिटी में वो ट्रू नहीं होते हैं, तभी तो वो मीन्स फ्रॉड हुआ। कि वो जो भी बताता है वो ट्रू नहीं होता, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ रहे हैं दूसरे वाले को ये प्रोमिस करके दिखाता है, उसे ये शो करता है कि जो भी वो बोल रहा है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है वो ट्रू है, सब कुछ फैक्ट जो है वो ट्रू है। और मीन्स कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब है कि सामने वाले से कुछ छुपाना। ए और बी है, अब ए जो है वो फ्रॉड कर रहा है अगर बी के साथ, मीन्स वो लैंड सेल में ही फ्रॉड कर रहा है कि उसके पास लैंड है तो नहीं, बस वो यूं ही किसी नकली पेपर्स दिखा के और फेक पेपर से वो शो कर रहा है कि हाँ ये मेरी लैंड है और मैं आपको सेल कर रहा हूँ। तो वो क्या, एक वो पेपर से क्या दिखा रहा है कि ये ट्रू है, लेकिन वो रियलिटी में ट्रू नहीं है। और कंसीलमेंट यानी कि रियल फैक्ट को वो उससे छुपा रहा है। अ प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, वो कहता है कि आप मेरी ज़मीन लो, मैं आप मीन्स ये इतनी अच्छी है या फिर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कुछ ऐसे प्रोमिस करता है, लेकिन इंटेंशन क्या है, वो परफॉर्म तो करना ही नहीं चाहता उसे, बिकॉज वो फ्रॉड कर रहा है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और कोई डिसीव करना या फिर ओमिशन करना, मीन्स एनी सच ओमिशन, भूल जाना, मीन्स लॉ के अंडर जो लॉ के रूल्स होते हैं वो फॉलो करने भूल जाना, कुछ ऐसे जो फ्रॉडलेंट के अंडर आते हैं। लाइक लॉ ने बता रखा है कि ये चीज़ें हैं जो फ्रॉड ही काउंट की जाएंगी, और कोई उन चीज़ों को फुलफिल करना भूल गया तो वो क्या है, फ्रॉड ही हो जाएगा। तो फ्रॉड में क्या होता है कि ये 5 पॉइंट्स होते हैं जब फ्रॉड एग्जिस्ट करता है। एसेंशियल ऑफ फ्रॉड आर, देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन दैट मस्ट बी फॉल्स, जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो झूठ होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, मीन्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट से रिलेटेड हो। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड, कि हम जो भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए कि सामने वाला उस पर कुछ एक्ट करे। जैसे ए जो है वो लैंड सेल करना चाहता था, वो जो भी झूठ बोल रहा है, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है फेक, वो इस तरीके से करे कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो, वो एक्ट करे और वो ज़मीन को खरीदना भी चाहे। रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी, कि उसे पता है कि ये गलत है, उसके बाद भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। द अदर पार्टी मस्ट बी सफर्ड फ्रॉम लॉस, कि वो लॉस, दूसरी पार्टी को लॉस हो। वट कैन अफेक्टेड पार्टी डू, अब बी क्या क्या कर सकता है उसके साथ, भाई फ्रॉड हुआ है तो वो कुछ तो उसके पास भी राइट्स होंगे ना करने के। वो क्या करता है, ही कैन रिसाइंड, कि वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, एज टू बी एक्सरसाइज बाय द राइट ऑफ रिसेशन विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज उसके साथ फ्रॉड हुआ वो 1 साल बाद आके कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ और ये सब, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और वो इंसिस्ट कर सकता है ए को कि आप परफॉर्म करो लो। अब उसके अंदर लीगल एक्शन लेके वो कहता है कि नहीं, अब जो भी आपने रिप्रेजेंट बोला था ना, अब आप उस ज़मीन को खरीद दो और फिर मुझे बेचो। वो इंसिस्ट कर सकता है और अपने डैमेजेस यानी कि जितना भी उसे उसकी वजह से लॉस हुआ है उसे क्लेम कर सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन, अब मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सिंपल छोटा ही डिफरेंस है कि उसमें जैसे मिस रिप्रेजेंट करता है, झूठ बोलता है, इसमें भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसे पहले से पता होता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो खुद इनोसेंट होता है, उसे खुद इसके बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं होता है, वो भी इस चीज़ से मीन्स अननोन है। So इसमें क्या है कि when a person positively assert a fact is true when his performance doesn't warrant it to be so though he believe it is true, उसमें क्या था कि उसे पता है कि वो false है लेकिन वो सामने वाले को दिखा रहा है कि ये true है। लेकिन इसमें क्या है, इसे खुद ही नहीं पता कि ये गलत है, लेकिन वो उसे मीन्स उसे जो true लग रहा है वो सामने वाले को उसे true बता रहा है। When there is any breach of duty by a person which bring an advantage to the person committing it by misleading another on it, इसमें क्या होता है कि जैसे ए और बी है तो उसमें तो उसे साफ था कि वो उसके एडवांटेज उठाना चाहता है बी की, लेकिन इसमें उसे एडवांटेज तो मिलेगी और दूसरे वाला मिसलीड भी होगा, लेकिन वो क्या है, इस चीज से के बारे में उसे भी कोई नॉलेज नहीं है। When a party causes however innocently, कि वो भी एक तरीके से इनोसेंट ही होता है, उसे खुद इस चीज के बारे में नहीं पता होता कि रियलिटी में उसके पास भी वो अथॉरिटी नहीं है।
जैसे ए बी को सेल कर रहा था, उसमें था कि उसके पास कोई लैंड थी नहीं, वो वैसे ही सेल कर रहा था, लेकिन इसमें इसके पास अभी वो लैंड आई नहीं है, बट वो आने वाली है। और मान लो तब आने में मीन्स जब वो ट्रांसफर होती है एक तरीके से ओनरशिप, तो वो बाद में मना कर दें, लेकिन उसे क्या लग रहा है कि ए को ओनरशिप मिलने वाली है, सी जो है ए को ओनरशिप दे रहा है अपनी लैंड की, और ए उसे बी को सेल कर रहा है, लेकिन सी ने अभी ओनरशिप दी नहीं है, और ए ने बी के साथ सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया, तो अभी ओनरशिप दी नहीं, और बाद में अगर उसने डिनाई कर दिया तो फिर क्या होगा कि वो जो होगा मीन्स मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, कि उसे वो लैंड मिली नहीं, लेकिन उसने उसकी डील कर ली थी, बट उसने इंटेंशनली तो कुछ नहीं किया ना। Misrepresentation is a false representation of fact made by party of an agreement without any intention to deceive the other party, कि उसने false representation किया है fact का, लेकिन उसका कोई intention नहीं था deceive करने का other party को। Essentials of misrepresentation: there must be a representation, जो false representation होनी चाहिए, लेकिन उसकी intention deceive की नहीं होनी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन है वो फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, जो हमने फ्रॉड में पढ़ा था वही इसके हैं। रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कि वो ऐसे रिप्रेजेंट करे कि सामने वाली पार्टी उस पर एक्ट करे। द पर्सन मेकिंग इट शुड ऑनेस्टली बिलीव इट इज ट्रू, कि जो कर रहा है उसे लगना चाहिए कि वो सच है, मीन्स उसे भी नहीं पता होना चाहिए कि ये फॉल्स है। द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम लॉस, कि वो लॉ से सफर करे। अब वो क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, इंसिस्ट कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। राइट ऑफ रिसेशन इज नॉट अवेलेबल, राइट ऑफ रिसेशन अवेलेबल नहीं होता है। कब अवेलेबल नहीं होता है, व्हेन द अफेक्टेड पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ बाय ऑर्डिनरी डेलिगेंस, कि जो अफेक्टिव पार्टी है यानी कि बी है, उसके पास चांसेस थे ट्रुथ को जानने के, और वो मीन्स वो जान सकता था, या फिर उसने मीन्स एक तरीके से इग्नोर किया बहुत सी चीज़ों को। तो इग्नोरेंस जो होता है लो का, वो कभी भी मिस्टेक नहीं मानी जाती। सो वो क्या है, तब आपके पास रिसेशन का ऑप्शन नहीं होता है। when the party after becoming aware of misrepresentation taking benefit under contract, कि उसे पता भी चल गया था कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है या फिर मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर था, पता नहीं कि कोई और बेनिफिट उठा सके, या फिर कभी कोई थर्ड पार्टी उसके अंडर आ जाए। व्हेन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करते उससे पहले कोई थर्ड पार्टी भी हमारे साथ जुड़ जाए, तो अब थर्ड पार्टी का भी इंटरेस्ट हो जाता है उसके अंडर, तो फिर एक इंसान कैंसिल नहीं कर सकता है। when the party cannot be restored to their original position, कि वो जो जिस पोजीशन पे पहले थे उस पोजीशन पे दोबारा आ ही ना सके, चाहे वो कैंसिल कर दे कुछ भी कर दे। सो क्या है कि वो रिसेशन का अवेलेबल नहीं होता है। राइट, लास्ट है मिस्टेक। मिस्टेक कैन बी डिफाइन एज इनकरेक्ट आइडिया और ओपिनियन अबाउट समथिंग, कि मिस्टेक क्या है कि हमारा किसी चीज़ के बारे में कुछ गलत ओपिनियन या गलत आइडिया होना, उसे हम मिस्टेक बोलते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ: इंडियन लॉ में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट मिस्टेक या नो एक्सक्यूज, कि हम इग्नोर करते हैं लॉ को। इग्नोरेंस और मिस्टेक में डिफरेंस होता है कि हमने इग्नोर करे, चल हम नहीं भरते या फिर हम इसे फॉलो नहीं करते, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। फॉरेन लॉ में अगर हम मिस्टेक करते हैं तो वो वर्ड ही हो जाता है। मिस्टेक क्या हो सकती है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल मिस्टेक होती है व्हेन बोथ पार्टीज to the agreement are under a mistake as a matter of fact essential to the agreement is void, कि दोनों ही पार्टी जो हैं वो मीन्स मिस्टेक कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, बायलैटरल मिस्टेक। और अगर वो जिस चीज़ पे मिस्टेक कर रही है वो फैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा मीन्स रिलेटेड है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हमारा वर्ड हो जाएगा। बायलैटरल मिस्टेक किसके अंदर हो सकती है, कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि लैंड है ही नहीं, किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में हमारी मिस्टेक है, किसी आइडेंटिफाई के आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कि हम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, टाइटल या फिर प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर की किस प्राइस पे डीलिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों में जब मिस्टेक होती है कि वो ये ना समझ पाए किस चीज़ की डीलिंग हो रही है, किस प्राइस पे हो रही है, क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडेंटिटी। सो ये कब क्या सब क्या हो जाता है कि दोनों पार्टीज जब इन चीज़ों को समझने में मिस्टेक करती हैं तो वो हमारा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। बायलैटरल मिस्टेक एज द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी और लीगल इम्पॉसिबिलिटी, कि जब हम बायलैटरल मिस्टेक को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है और लीगल इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लाइक दोनों ने फिजिकल यानी कि जो भी क्वांटिटी है या फिर लैंड की आइडेंटिटी है, जो भी चीज़ें इन सब में उन्होंने मीन्स ऐसे जो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कुछ मिस्टेक किया है, तो वो सब क्या हो जाएगा, बायलैटरल मिस्टेक। एक तरीके से जब दोनों पार्टियां मिस्टेक करती हैं उस चीज़ को समझने में, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाता है। ऐसे यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होगी, जब एक पार्टी को सिर्फ मिस्टेक या फिर कुछ रॉन्ग ओपिनियन है, दूसरी पार्टी क्लियर है,
when one of the party of a contract is under a mistake as the matter of fact it is known as unilateral mistake, कि जब एक पार्टी जो है वो अंडर अ मिस्टेक है बट दूसरी पार्टी नहीं है. A contract is voidable merely because it was caused by one of the parties to be being a mistake. कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो voidable नहीं होता है क्योंकि ये एक पार्टी की तरफ से हुआ है ना, कि उस मिस्टेक को हम मीन्स आगे अमेंड भी कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी मिस्टेक में नहीं है. दूसरी पार्टी ने तो अपनी फुल मीन्स एक तरीके से साउंड माइंड में उसे अंडरस्टैंड करके ही तो किया है ना कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन वो voidable कब होता है, when there is a mistake as to the identity of a person contacted with. कि जब हमारी जो यूनिलेटरल मिस्टेक होती है कि एक पार्टी ने मिस्टेक की है, तब हमारा जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट है वो voidable नहीं होता. लेकिन इन दो कंडीशन में वो voidable होगा कि जो हमारी पार्टी मिस्टेक में है उसे ये उसकी मिस्टेक क्या है कि वो यही नहीं पता कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर वो इसी चीज़ में मिस्टेक में है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वर्डेबल हो जाएगा. अब ए को लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ कर रहा है लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टीज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन देयर इज अ मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और अगर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में कि किस टाइप का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी चीज़ में मिस्टेक है उसकी, सो हमारा क्या होगा, तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वर्डेबल हो जाएगा. इन दो कंडीशंस के अलावा हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होता है. So I hope you are clear with this topic and please subscribe my